अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है इंसेंटिव फॉर एजुकेशन सेक्टर। हमारे रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। सूबे सिंध का तालीमी निज़ाम जदीद दौर का बदतरीन बहरान। कराची में तकरीबन 600 और सूबे भर में 3000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, जहां मुनासिब तालीम किताबें मौजूद तो हैं मगर सिर्फ ऐवानों में। इन स्कूलों का हाल ये है कि 70% इमारतें तबाहाल, 100 से ज्यादा स्कूल वॉशरूम की सहूलत से महरूम। स्कूलों में बच्चों की तादाद शर्मनाक हद तक कम और असातिज़ा का बुहरान जो मौजूद हैं उनमें से बेशतर की काबिलियत भी सवालिया निशान। कोरोना वबा के दौरान पहले से तबाहाल तालीमी सिलसिला मजीद पस्ती की जानिब चला गया। तारीख में पहली बार सिंध में ज़ेर तालीम 90 लाख बच्चों को इम्तिहानात लिए बगैर ही प्रोमोट किया गया। 500 से ज्यादा छोटे प्राइवेट स्कूल माली खसारे के बाइस बंद हो गए। सिंध की सबसे बड़ी जामिया कराची यूनिवर्सिटी, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बदस्तूर माली खसारे में है। 4000 तलबा मुनासिब नंबर्स ना मिलने के बाइस जामियात में दाखिलों से महरूम रह गए। सरकारी कॉलेजों पर निगाह दौड़ाई जाए तो चंद इमारतें तो बेहतर है, लेकिन अलमिया ये है कि साइंस मजमून पढ़ाने वाले असातिज़ा का फुकदान है। प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग का बच्चा कोचिंग ना जाए तो वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने से महरूम रहेगा। कराची में कोचिंग सेंटर्स का बेहंगम जाल भी सवालिया निशान है। सिंध में बरसों पहले लगाई जाने वाली तालीमी इमरजेंसी हुक्काम बाला का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि इस इमरजेंसी का मकसद निज़ाम तालीम को बेहतर करना था। लेकिन मवाजना किया जाए तो पै दर पे दुश्वारियों में मुब्तला मैदान तालीम माजी की निस्बत मजीद पस्ती की तरफ गामजन है। तालीमी माहिरीन का ख्याल है कि वजीर, सेक्रेटरी और डायरेक्टर बदलने के बजाय अफसरान खुद को बदलें। सरकारी अफसर के बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने का पाबंद बना दिया जाए तो सिस्टम में कुछ बेहतरी आ सकती है। कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। आपने रिपोर्ट देखी। आज का जो हमारा मौजू है वो है इंसेंटिव फॉर एजुकेशन सेक्टर। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम की समरात आम आदमी तक नहीं पहुँच रही। 70 साल में ये निज़ाम जो है ना, आम आदमी को कुछ नहीं दे सका। इस निज़ाम को लोगों ने माल मुफ्त दिल बेरहम की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन इस निज़ाम की ज़िम्मेदारी यह थी कि आम आदमी तक तालीम पहुँच सके, और इसकी पॉलिसी और कानून साजी भी सही तरह नहीं की गई ताकि वो जो समरात हैं वो आम आदमी तक पहुँच सकें। 22 करोड़ अवाम, 1% टैक्स फाइलर, और अगर आप लिटरेसी रेट देखें तो बहुत ही मखदूश। ये वजह है कि टैक्स निज़ाम के साथ आपने एजुकेशन को कनेक्ट नहीं किया। आपने वो स्पेस खाली छोड़ दी प्राइवेट सेक्टर के लिए, और प्राइवेट सेक्टर उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करता रहा कमर्शियल वेंचर की तरह, और गवर्नमेंट जो है एक आइसोलेशन में चली गई। गवर्नमेंट के आइसोलेशन की जाने की वजह से जो ये है आम आदमी तक तालीम की सहूलत नहीं पहुंच सकी, और हैव और हैव नॉट्स का जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला गया। और पाकिस्तान में क्योंकि टैक्स निज़ाम मजबूत नहीं था, लोगों को सहूलतें नहीं मिली, इसकी वजह से करप्शन ने जो है मेन स्ट्रीम में आ गया और करप्शन का बढ़ावा हुआ। ये वो नुकसानात हैं जो हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सोशल फैब्रिक को ख़राब करते चले गए। अगर टैक्स निज़ाम मजबूत होता तो करप्शन भी इतना रैम्पेट लेवल पे नहीं होती, और ये जो सूरत हाल है ये इतनी ख़राब नहीं होती। लेकिन अभी भी उम्मीद है, अभी भी हम आगे काम कर सकते हैं, और अभी भी हम कोशिश कर सकते हैं कि इस टैक्स निज़ाम को वापस लेके आएँ और इस टैक्स लिए आम आदमी को सहूलतें दें जो उसका बुनियादी हक़ है, और इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, अपने मेहमानों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि टैक्स निज़ाम के साथ तालीमी निज़ाम का कितना गहरा ताल्लुक़ है। टैक्स निज़ाम बेहतर होगा तो तालीमी निज़ाम बेहतर होगा, तालीमी निज़ाम आम आदमी तक तालीम पहुंच सकेगी, और ये जब भी हो सकता है, जब भी मुमकिन है जब पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम बेहतर हो सके, प्रोडक्टिव हो सके। और हमने अब बड़ा क्लियरली बताया है कि दुनिया में जहाँ भी हम देखते हैं जो डेवलप्ड टैक्स इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे यही है कि टैक्स लिया जाता है, वो तालीम पे ख़र्च किया जाता है, वो सेहत पे ख़र्च किया जाता है, वो सफरी सहूलत पे ख़र्च किया जाता है, और आम आदमी उससे बेनिफिटेड फील करता है। और यही साइकिल जो है पाकिस्तान में कंप्लीट नहीं हो पा रही। 70 साल से हुकूमतें आई, हुकूमतें चली गई, और वो कोशिश करती रहीं कि ये निज़ाम और ये साइकिल कंप्लीट हो सके। हमें मेहमानों ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सईदुद्दीन साहब जो चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड हैं, और हमें ज्वाइन किया है काशिफ मिर्ज़ा साहब ने जो पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
हम अपने मेहमानों से बात करते हैं। पहले मैं जाऊंगा काशिफ मिर्ज़ा साहब के पास, जो प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो पाकिस्तान में 70 साल में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है वो एक आइसोलेशन में चले गए हैं और वो एलिमिनेट करते चले गए और प्राइवेट सेक्टर्स ने इस पूरी जगह को ले लिया है। तो ये जो चीज़ है, ये आप क्या समझते हैं? ये आपके लिए, आप लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आम आदमी तक तालीम जो है महंगी से महंगी होती जा रही है। आप लोगों का इतने जो आपने हाई फीस रखी हुई है, आपके पास जो लोग आते हैं वो तालीम फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो किस तरह ये आम आदमी तक तालीम जाएगी? और क्या आपका क्या एज अ बिजनेस इंटरप्राइज आपका क्या मोटिव है कि आप किस तरह आम लोगों तक तालीम पहुंचाना चाहते हैं, या आप सिर्फ कमर्शियल आपका पर्सपेक्टिव है? बहुत शुक्रिया जी, आपके चैनल का बड़ा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को आपने हाईलाइट किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा से ये दुनिया में ये माना जाता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी नस्लों के लिए तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है तालीम का। और दुनिया में जिन्होंने भी तरक्की की, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी तरक्की जो है वो तालीम को इग्नोर करके होगी है। तो अभी जो आपका टॉपिक है टैक्सेशन सिस्टम के हवाले से, तो एक मैं गुजारिश अदब से करता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम है, इसमें कबाब ये है कि डायरेक्ट टैक्सेशन का निज़ाम खासा वीक है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हर पाकिस्तानी किसी न किसी शक्ल में जो है पे कर रहा होता है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जो है टारगेट वो अचीव करते हैं, वो टैक्सेशन के निज़ाम से ही वो हासिल करते हैं। हाँ, प्रायोरिटी का फर्क है और टैक्स की कलेक्शन में से कितना हिस्सा एजुकेशन पे खर्चना चाहिए, वो कभी भी 73 सालों के अंदर हमारी नस्लों ने तो आज तक भी ऐसा अच्छा हुक्मरान नहीं देखा कि जिसकी प्रायोरिटी एजुकेशन रही है। यही वजह है कि कभी भी माजी में आप देख लें 2 से 2.2% से ज्यादा जीडीपी पे खर्च नहीं हुआ। अच्छा, इन हालात में जबकि आपके पास इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी 25A आर्टिकल, तो 25A आर्टिकल कहता है कि आपके 5 साल से लेके 16 साल तक का जो बच्चा है उसकी तमाम तालीम का जो बेसिक एजुकेशन है रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत नहीं काशिफ साहब, ये तो आपकी बात देखें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन जो में मौजूद है शिक, वो मुझे भी पता है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग कोई गवर्नमेंट ने अपना काम नहीं किया जिसकी वजह से आप स्पेस मिल गई। दुनिया में जहाँ भी डेवलप आप इकोनॉमीज देखते हैं, जहाँ पे अच्छी तालीम हो रही है, वहाँ ये कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पूरा ये फ्रेमवर्क जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया है। तो आप, अगर आपके पास ये फ्रेमवर्क है तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप बिजनेस भी करें, लेकिन आप डिलीवरेबल्स भी करें, आम आदमी को भी फैसिलिटेट करें। तो वो नहीं होता हुआ नजर आ रहा। मेरा सवाल ये था आपसे। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो 25A आर्टिकल तो आ गया, ठीक है, स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं की, तो हम आए हैं आर्टिकल 18 के अंदर। आर्टिकल 18 के अंदर जो हमने एक सेटअप ये बनाया है, तो उसमें 25 टाइप ऑफ डिफरेंट टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट हमसे ले रही है। और ये बात भी फैलाई गई है, मिथ है, अदरवाइज हम बहुत सी अथॉरिटीज हैं जिसके तहत हम बाकायदा रेगुलेट होते हैं। 1984 ऑर्डिनेंस के तहत हमारी जो है स्कूल रजिस्ट्रेशन होती है, और अब तो उसमें तो फीस भी कंट्रोल्ड बाय ऑर्डिनेंस है। देन आफ्टर हमारे पास 1976 का है एग्जामिनेशन का एक एक्ट है। फिर हमारे पास 1978 का जो है एक्ट है जिसके तहत हम, और फिर आपके पास हाइजीनिक कंडीशंस के तहत हम होते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर हम आते हैं। फिर हमारे पास सिर्फ ये नहीं है, बल्कि अब तो जब से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, चाइल्ड राइट्स एक्ट के तहत भी हम उसमें रजिस्टर्ड हो रहे हैं। फिर हमारे पास जो है टीचर्स के लिए उनकी जो वुमेन के जो एक्ट्स आए हैं उसके तहत भी हम हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। तो रेगुलेशन इज देयर, बट अनफॉर्चुनेटली अभी एक चीज और को मैं हाईलाइट हमेशा हर प्रोग्राम में करता हूँ। देखें, पाकिस्तान के अंदर कोई 20 साल बाद सेंसस हुआ और 57% आबादी बढ़ी, जबकि स्टेट के जो पब्लिक स्कूल थे 1,52,000 से कम होके 1,31,000 हो गए। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, ये इस दौरान जो प्राइवेट सेक्टर था वो जब आपको याद है नेशनलाइजेशन के बाद दोबारा ज़िया रजीम में 5 साल का टैक्स एग्जम्पशन जब दिया गया, तो फिर जो प्राइवेट सेक्टर दोबारा से इसने इवॉल्व किया और 2,07,000 स्कूल हैं, जिनमें से सिर्फ 2% वो स्कूल हैं जिन जो हाई फीस है। अदरवाइज 2,000 से कम फीस वाले जो स्कूल हैं 85% हैं, 13% वो स्कूल हैं जिनका फीस ब्रैकेट 2,000 से 5,000 है, तो 98% तो वो स्कूल हैं जो अफोर्डेबल क्लास में आते हैं। अब गवर्नमेंट को एक बच्चे पे जो 70% मिसिंग फैसिलिटी से कॉस्ट आ रही है, वो पर मंथ
₹9,760 है पर मंथ पर स्टूडेंट। अगर आप इसको कंपेयर करें 70% मिसिंग फैसिलिटी के साथ और प्राइवेट सेक्टर को, जो इतनी अफोर्डेबल अमाउंट के अंदर पिछले 3 डेकेड से बेहतरीन रिजल्ट दे रही है, पोजीशन होल्डर है, लिहाजा कंट्रीब्यूशन इज देयर। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमें इसमें अपना ज्यादा रोल प्ले करना है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब गवर्नमेंट इसमें अपना भी रोल प्ले करे। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के स्कूल और जिम्मेदारियां से वो। ठीक है काशिफ साहब, आपने बड़ा वाज़ेह अंदाज में अपनी आपने बताया कि आप किस तरह आप मुख्तलिफ एजेंसीज को आप टैक्स दे रहे हैं या आप कोई लाइसेंस फ़ी दे रहे हैं और आप किस तरह कोशिश कर रहे हैं, और डिलीवरीज भी आपने बताया कि जी जो रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट के वो अच्छे हैं। मैं अब जाऊँगा सईदुद्दीन साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इंटरमीडिएट बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप जो हमारा इस वक्त तालीमी निज़ाम है हम उस पर बात कर रहे हैं, और हमने इसको कनेक्ट किया टैक्स के साथ, क्योंकि दुनिया भर में जहाँ भी टैक्स अगर कलेक्शन अच्छी होती है तो वो तालीम पे सबसे पहले खर्च होती है, फिर सेहत पे और फिर सफरी सहूलत पे। तो तालीम के जो पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं 70 साल में, वो स्पेस बढ़ाती गए, गवर्नमेंट अपने आप को आइसोलेशन में लेके गया और जो है आम आदमी से तालीम जो है वो दूर होती चली गई। इसकी क्या वजह रही है आपके ख्याल में? देखिए, इसकी बहुत सारी वजह है। तो जो अभी ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है, काशिफ साहब ने भी बड़ा एलोबरेट किया। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट के बजाय जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, जो हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस हैं, उनमें क्वालिटी को बेहतर बनाना है और एक हेल्दी कंपटीशन की फजा पैदा की जाए। अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर बच्चों की तादाद प्राइवेट के मुकाबले में, कराची में 168 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और 172 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो तादाद है बच्चों की, वो तकरीबन 1/3 से भी कम है। तो इसका मतलब है कि अभी भी लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। हमारा मसला असल में ये है कि हम वहाँ वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, या जो हमारा नहीं सर, जो आप ये कह रहे हैं प्रेफर करते हैं, लेकिन हो सकता है उनके पास इतने मींस नहीं हो, इतनी रिसोर्सेज नहीं हो कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिला दिला सकें। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये है कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर को मजबूत करना चाहिए और हमें प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस, कराची के अंदर कोई 3,500 के करीब प्राइवेट स्कूल हैं, और मैंने खुद 4 साल सेकेंडरी बोर्ड का मैं चेयरमैन रहा इससे पहले। तो मैंने देखा कि सरजानी और ऐसे इलाकों में भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां दूर तक गवर्नमेंट का कोई स्कूल नहीं है, और उनका फीस स्ट्रक्चर भी जो है 1,000 और 1,500 के दरमियान है। तो हमें ऐसे इदारों पे मजीद टैक्स बोझ नहीं डालना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ गवर्नमेंट के स्कूल खोलें और अगर कोई प्राइवेट स्कूल वहाँ ऑपरेट कर रहा है तो हमें उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, और इनको इलेक्ट्रिसिटी जो टैरिफ है उसको भी डोमेस्टिक ट्रीट करना चाहिए। हाँ, जो स्कूलों का स्ट्रक्चर 10,000 से ज्यादा है तो हमें उन पर फोकस करना चाहिए, उनसे टैक्स भी लेना चाहिए और उनको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन जो लो कॉस्ट एरियाज में हमारे स्कूल हैं तो उन पे हम किसी किस्म का आपकी बात आ गई। मैं आपके पास वापस आऊंगा, मुझे यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से फिर आपसे बात करूँ। नाज़रीन, हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अपने मेहमानों से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सईदुद्दीन साहब, जो चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड हैं। हम उनसे बात करें तो काशिफ मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। मैं सईदुद्दीन साहब की तरफ जाऊंगा। आप बात कर रहे थे, अपनी बात ज़रा कंटिन्यू करें आप। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। हमें गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस का जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना है और उसकी मॉनिटरिंग बेहतर करना है। तो हम प्राइवेट सेक्टर, दुनिया में कहीं भी प्राइवेट सेक्टर को, हालांकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर का वो पर्सन हूँ, मगर हम प्राइवेट सेक्टर को अपनी गवर्नमेंट की बेहतर कारकर्दगी से जो है वो कंपेयर करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को दुनिया में कहीं भी कोई इस तरह कंट्रोल नहीं है कि हार्वर्ड की जो फीस है वो उसका स्ट्रक्चर है, जो अफोर्ड कर सकता है वहां चला जाता है। लेकिन हम जो है अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करें। सर, अगर हम देखते हैं दूसरी जगहों पर तो हाई स्कूल तक जो है ना, प्राइवेट सेक्टर कहीं भी नहीं है दुनिया में। जहां भी अच्छी तालीम है वहां पे कुछ 10% स्कूल होंगे जो बहुत एलीट क्लास के लिए होंगे। 90% जो है ना आम आदमी जो है वो उसमें जी गवर्नमेंट के हैं। और देखिए, गवर्नमेंट ने यहाँ सिंध की हद तक तो मेरे इल्म में है कि तमाम फीसें फ्री हैं। इवन बोर्ड की भी जो फीस है वो गवर्नमेंट का कोई स्टूडेंट पे नहीं करता, बल्कि गवर्नमेंट हमें वो रिइंबर्स करती है। सर, लेकिन वो जो प्रोडक्ट निकलती है वहां से फीस तो फ्री है, जो प्रोडक्ट निकलती है वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहती, बिकॉज आपके पास
3 टियर ऑफ तालीमी निज़ाम है, एक 2,000 रुपए की फीस दे रहा है, एक 15,000 रुपए की फीस दे रहा है, एक 5,000 रुपए की फीस दे रहा है। वहां से जो प्रोडक्ट निकलती है वो बेचारे जो फ्री में पढ़ रहे होते हैं उनके लिए तो मार्केट रह ही नहीं जाती सर। देखिए उसको आप बेहतर कर सकते हैं अपनी मॉनिटरिंग से, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर में असतज़ा की तनख्वाहें वो प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में कई गुना ज्यादा हैं। बस हमारे स्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है, मॉनिटरिंग बेहतर करने की जरूरत है, तो वही उस्ताद जो है प्रोडक्टिव होगा और हमें उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। अच्छा, हम ये समझते हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए भी बेहतर हो जाता है कि गवर्नमेंट हर जगह जो है, हर प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो, गवर्नमेंट रेगुलेट करे, गवर्नमेंट का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं इसको इस तरह देखता हूं कि गवर्नमेंट के पास सारा स्ट्रक्चर मौजूद है, मतलब सेक्रेटरी से लेके उनके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डायरेक्टर तक मौजूद हैं। अगर उसी सिस्टम को बेहतर करके करा जाए तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को दोनों को एक साथ जो है इनवाइट करें, तो उससे और मतलब मसाइल बढ़ते हैं कई जगह पे। तो हमें चाहिए कि हम अपनी टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करें और मॉनिटरिंग करें, तो यही गवर्नमेंट सेक्टर हमें और अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अब हमारे इंटर तक का बच्चा ना स्कूलों कॉलेजों में फीस पे कर रहा है, ना बोर्ड की फीस पे कर रहा है, तो ये एक सहूलत है जिससे हमें फायदा उठाना चाहिए। लेकिन सईद साहब, जो टीचर है उसको गवर्नमेंट स्कूल जो है वो सैलरी बहुत कम देता है और प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छी लुक्रेटिव पैकेज देता है, तो वो क्यों गवर्नमेंट स्कूल में आके पढ़ाएगा? नहीं, आपकी राय मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट की जो फीस है, गवर्नमेंट की जो तनख्वाहें वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो वो इंसेंटिव देते हैं अपने टीचर्स को वो उसके मुकाबले में हाफ भी नहीं है। तो अच्छा। लेकिन उनकी वजह ये कि प्राइवेट सेक्टर में मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा अच्छी है और गवर्नमेंट साइड में हमारे पास एक इस बात का फुकदान है कि हमारी मॉनिटरिंग अच्छी नहीं है और जजा और सजा का कानून इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है मेरे ख्याल में। मैं आपके पास वापस आता हूँ, मैं काशिफ मिर्जा साहब के। काशिफ साहब जी, ये जनरल एक लोगों का इंप्रेशन है कि जी प्राइवेट स्कूल जो हैं बहुत अच्छा मार्जिन लेते हैं लेकिन वो टैक्स जो है वो नहीं देते। ये इंप्रेशन को आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, प्राइवेट सेक्टर का ना मीडिया ट्रायल बहुत हमेशा से होता रहा है। इस वक्त मैं गुजारिश करूं कि 25 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस वी आर पेइंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स के आप रजिस्ट्रेशन फीस, कभी एफिलिएशन फीस, कभी आपके टैक्सेस जो हैं, इनकम टैक्स हम पे करते हैं, प्रोफेशनल टैक्स हम करते हैं, सेल्फ एजुकेशन टैक्स देते हैं, ओल्ड एज बेनिफिट देते हैं, फिर हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है टैक्स वो पे हम करते हैं, बिल्डिंग कमर्शलाइजेशन देते हैं, इवन को जो पार्किंग है कमर्शलाइजेशन, हमें तो पानी भी जो बच्चों को हम पिलाते हैं वो हम उनको बेचते नहीं, हमें तो उसको भी कमर्शियल पे करना पड़ता है। तो ये 25 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स है। लेकिन मैं एक आपसे गुजारिश करूं कि जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट जब आई थी, इनका मैनिफेस्टो में था कि 7% ऑफ जीडीपी विल स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो 7% तो बड़ी दूर की बात है, इन्होंने मौजूदा जो था हमारा जीडीपी का कट उसमें हायर एजुकेशन में भी लगाया, स्कूल एजुकेशन में भी लगाया। जरूरत इस बात की है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से दरखास्त ये करूंगा कि आप 2.5 साल गुजरने के बाद आप जो टीम है एक तो इसको रिव्यू करें और दूसरा ये काम फौरी तौर पे करना चाहिए कि जिस तरह आपने इंडस्ट्री जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको आपने एमएनएससी डिक्लेयर की है, तो जरूरत इस बात की है कि इस वक्त चूंकि हमारी 57% आबादी बढ़ी है, पब्लिक स्कूल कम हुए 1,52,000 से 1,31,000, मजीद आपको जो है वो अच्छा, हम जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए मैं समझता हूँ कि वो भी एक वे फॉरवर्ड हो सकता है, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो पीटीआई का और इमरान खान साहब का जो नारा था वो ये था सिंगल एजुकेशन सिस्टम, जो अभी जिसके आप फर्क की बात कर रहे थे, वो तभी मुमकिन होगा जब उस पर 4 कंपोनेंट होंगे। द फर्स्ट वन ये है कि आपके पास सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए जिसपे आजकल ये बात हो रही है। दूसरा ये है कि आपके आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं 2,30,00,000 उनको वापस लेकर आना है, उसके लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख नए स्कूल चाहिए और 25 लाख टीचर चाहिए। अब तीसरा काम यह है कि आपको टीचर ट्रेनिंग भी करनी है, टीचर रिक्रूट करने, उनके लिए इन्वेस्टमेंट और पैसा चाहिए। फिर आपको 70% एग्जिस्टिंग स्कूल जो पब्लिक के हैं उसकी मिसिंग फैसिलिटी को कवर करना है, क्योंकि अमीर और गरीब और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये दोनों नहीं होना चाहिए, हर एक बच्चे को इक्वल जो है वो स्टैंडर्ड मिले। अच्छा, चौथी चीज ये कि आपको वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करना है, जो मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पे $118 बिलियन का कर्जा है। तो उसमें इमरान खान साहब एक काम करें, वो ये
कि जो आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एमनेस्टी डिक्लेयर की है वही आप एजुकेशन के लिए एमनेस्टी डिक्लेयर करें, ताकि प्राइवेट सेक्टर के लोग सामने आए, वो इन्वेस्ट करें। आज हम अपने प्रोग्राम में ये सजेस्ट करने जा रहे हैं कि किस तरह वो एमनेस्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये अगर सजेस्ट मैं ये करूंगा कि एक तो ये एमनेस्टी डिक्लेयर करें 5 ईयर के लिए, आपको आउट ऑफ स्कूल बच्चे भी इंडक्ट होंगे, आपके पास कम से कम 2.5 साल जो रह गए इनका वक्त, उसमें ये करें। अच्छा, उसमें क्या होगा कि इमरान खान साहब को हेल्प मिलेगी कि उन्होंने जो वादा किया है इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर, उसका एक तो चांसेस है कि वो बहुत बेहतर उसमें कामयाब हो। दूसरा ये होगा कि आपको 25 लाख नए टीचर चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में गुंजाइश नहीं, प्राइवेट सेक्टर को अगर आप एमनेस्टी देंगे बहुत से लोग आएंगे, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक खर्चा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप 5 साल की उनको टैक्स एग्जम्पशन भी दें, ताकि ज्यादा दौर में ऐसा हो चुका है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका, और हम अपने हमारे बच्चे पढ़ेंगे और इमरान खान का जो वादा पूरा होगा। काशिफ साहब बिल्कुल ठीक है, हम अपने प्रोग्राम के आखिर में हम एक प्रपोजल देंगे जिसमें हमने तीनों सेक्टर्स में प्रपोजल दिया है, सेहत के लिए भी, सफरी सहूलियत और एजुकेशन के लिए भी, कि किस तरह गवर्नमेंट इसको ऑन बोर्ड लेके आ सकती है। क्योंकि अगर ये जिस स्पीड से जा रहा है, इस स्पीड से तो मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन की दर जनरेशन जो है ना वो तालीम से महरूम रहेंगी। लेकिन मैं इस वक्त सईदुद्दीन साहब की तरफ जाऊंगा, और सईद साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, ये मुझे बताएं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं ये टैक्स रिटर्न अपना क्यों नहीं फाइल करते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टैक्स रिटर्न बिल्कुल, अगर मैं गवर्नमेंट की इस वक्त तादाद देखूं लोगों की कि कितने एम्प्लॉयज हैं तो लाखों में होगी, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल करने का रुझान नहीं है। ये क्यों, ऐसा क्यों है? ये कंसेप्ट आपका गलत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तो सैलरी ब्लॉक हो जाएगी मई के महीने में। वो 30 मई को जो सैलरी ड्रा करते हैं तमाम गवर्नमेंट मुलाजिम जिन पे टैक्स ड्यू है वो टैक्स बिल्कुल पे करते हैं, चाहे एक पेनी भी रह जाए तो भी पे कर देते हैं। तो वो ये तो कंसेप्ट ही नहीं है। गवर्नमेंट में तो टैक्स कलेक्शन, मेरा ख्याल सबसे अच्छी टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट की गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से ही है। और जो अभी आप बात कर रहे थे कि एजुकेशन को, जहां हम जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, नो डाउट उसके लिए काशिफ साहब वाली बात ये बेहतर है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, तो हम उन्हें कैटर कर सकते हैं। या हमें अच्छे लगे प्राइवेट सेक्टर या ना लगे, लेकिन बहरहाल हमारी जरूरत है। और मैं खुद रूरल एरियाज में भी, सिंध में और यहाँ देखा है कि बहुत सारे हमारे स्कूल जो हैं वो बहुत लो इनकम पे काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो गवर्नमेंट के स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में ये सेल्फ फाइनेंसिंग के जो रुझान बढ़ रहा है, ये क्यों है? गवर्नमेंट क्यों ये स्कीम्स ला रही है? तो डेफिनेटली हमें पैसे चाहिए, और अगर वो पैसे चाहिए, लेकिन आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं। लोग, आपका एक सेगमेंट जो होता है वो लोग जो है फ्री में पढ़ रहे होते हैं, और एक सेगमेंट जो है जिससे आप सेल्फ फाइनेंसिंग मांग रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। नहीं, देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट को मेरिट के ऊपर जितने बच्चे लेने थे उन्होंने यूनिवर्सिटियों ने ले लिए। अब सारी सर आपकी आबादी बढ़ रही है तो आपकी कैपेसिटी भी उसके हिसाब से बढ़नी चाहिए ना सर। डेफिनेटली, देखिए जब हमारे वसाइल बढ़ेंगे गवर्नमेंट के तो यूनिवर्सिटीज बढ़ेंगी। अब कराची में कितने अरसे से आप ये देख रहे हैं कि एक कराची यूनिवर्सिटी है। अब ठीक है, उसकी एक हद से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते कैपेसिटी, तो आपने उसको सेकंड मतलब इवनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया, तो इसके लिए आपको पैसे तो जनरेट करने हैं ना। ये बच्चा जिसे आप समझ रहे हैं सेल्फ फाइनेंस पे, ये कल प्राइवेट सेक्टर पे चला जाता। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने प्राइवेट के मुकाबले में कम पैसों पे उन्हीं बच्चों को सेल्फ फाइनेंस पे दे दिया। मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे इदारे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे उस वक्त तक वो अच्छा काम ये तो हम यही कह रहे हैं ना, टैक्स जब तक प्रॉपर नहीं आएगा, सब टैक्स नहीं देंगे, जब तक ये तालीम निजाम बेहतर नहीं होगा, गवर्नमेंट के चक्कर में पैसा नहीं आएगा। वो तो पाकिस्तान का हर शहरी का फर्ज है। और देखें, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस में भी जिस पे ड्यू टैक्स है उसको देना चाहिए। और खासतौर पर ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, लोग बिल्डर और ये लोग बहुत कमाते हैं, तो इनको टैक्स ज्यादा देना चाहिए। अब इनको छूट भी मिल रही है, लेकिन हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन पे। लेकिन लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वहां पे भी पैसा बहुत है, बहुत पैसा कमाया जाता है। देखिए, एक बात ये है कि आप उन स्कूलों को देखें जिनका फीस स्ट्रक्चर 10,000 से ज्यादा है, और ये आप कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं होगी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे स्कूल हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर 15,000, 20,000, 25,000 है, तो उनको डेफिनेटली टैक्स भी देना चाहिए। और जो पेरेंट्स उसमें पढ़ा रहे हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि उनका टैक्स रिटर्न क्या है। वो तो अब इनकम टैक्स कानून में पूछा जाता है, वो तो एक तरीकेकार आ गया है, ऑल्दो हम लेट आए हैं लेकिन उस तरफ हम आ चुके हैं। मैं काशिफ साहब से सवाल करूंगा। काशिफ साहब, ये
जो लोग ये कहते हैं कि ये जो प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स का कारोबार है, कॉलेज हो, ट्यूशन सेंटर हो, यहाँ ये बड़ा लुक्रेटिव हो गया है, इसके मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपने बताया, बड़ी लिस्ट ऑफ टैक्सेस बताए, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा मार्जिन है, इसी लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप क्या इसका कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? देखिए, इसमें मैं दो बातें करूंगा। इस कोविड के अंदर जो चीज हकीकत थी वो सामने बड़ी खुल के आई है। 10,000 से ज्यादा हमारे प्राइवेट स्कूल जो हैं, और बिलखसूस अंदरून सिंह, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से में वो हमारे मुस्तकिल तौर पे बंद हुए हैं। वो सर्वाइव नहीं कर सके क्योंकि वो लो कॉस्ट या अफोर्डेबल क्लास से ताल्लुक रखते थे, और बिल्डिंग रेंट से लेके स्टाफ की सैलरी तक सब कुछ जो थी वो कैश फ्लो के साथ कनेक्टेड थी। और चूंकि कैश फ्लो बंद हो गया इस दौरान, तो वो बंद हो गए। इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, पूरी दुनिया में हमने बहुत से मॉडल देखे जहां प्राइवेट एजुकेशन है वो महंगी है, सिर्फ सस्ती वहीं हो सकती जो सब्सिडाइज बाय गवर्नमेंट होती है। वहां पे पेरेंट्स को वॉचर्स। तो आपके ख्याल में ये लुक्रेटिव रिटर्न ऑफ बिजनेस नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट का? ये एक क्लास जिसको हम जो है वो हाई कॉस्ट स्कूल जिनको कहते हैं, वहां तक तो ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। बट अगेन जो 2,07,000 स्कूल हैं वो उनमें से महज 3-4 हजार के करीब होंगे। बाकी जो स्कूल थे वो अफोर्डेबल या लो कॉस्ट में थे, और 15 लाख टीचर्स का रोजगार उससे वाबस्ता है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ी कम्युनिटी इससे वाबस्ता है। 2,69,00,000 बच्चे पूरे पाकिस्तान में हमारे इन 2,07,000 स्कूल में पढ़ते हैं। फिर ये स्कूल ही नहीं है, ये ज़हन में रखें। इसमें पेरेंट, टीचर या स्टूडेंट नहीं है या स्कूल वाला नहीं है, बल्कि इससे अलाइड जितने लोग हैं, बुक्स वाला, बैग, वैन, यूनिफॉर्म, आप उसमें सो ये पूरी एलाइड इंडस्ट्री है पूरी स्कीम। देखिए, ये एक अंदाजे के मुताबिक 650 से लेके 800 अरब की एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी है जो 25,000 टैक्स देती है। इसका मतलब ये है कि ये वो इकोनॉमी है जिसने, अगर गवर्नमेंट के 2,19,00,000 बच्चे स्कूल में हैं और 2,69,00,000 जो है, 61 लाख जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में है, तो ये 5 लाख के लगभग स्कूल। लेकिन काशिफ साहब, 2 करोड़ बच्चा पैसे ना होने की वजह से तालीम से महरूम भी है इस मुल्क का। Yes, you are right. That's my point. कि वो महरूम है 2,30,00,000 बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है, और उसको वापस हम लाना चाहते हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है या वो खर्च नहीं चाहती, ये बात गलत है कि वो टैक्स नहीं मिलता तो वो एजुकेशन। ठीक है काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारे साथ मौजूद थे सईदुद्दीन साहब, चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड, और हमारे साथ मौजूद थे काशिफ मिर्जा साहब, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। जो बात हम करना चाह रहे थे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, वो गवर्नमेंट को हम एक पिछले अपने प्रोग्रामों में सफरी सहूलत के हवाले से भी, सेहत के हवाले से भी हमने एक सजेशन दिया था कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि आम आदमी को तालीम दी जाए जो कि उसका बुनियादी हक़ है और ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, तो वो कैसे हो सकता है? अब हमें 70 साल तो गुजर गए और 70 साल भी इंतज़ार करना पड़ेगा कि आम आदमी तक तालीम पहुँच सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया लेके आना चाहिए, ऐसे पैकेज लेके आना चाहिए जिसके ज़रिए हम इस एजुकेशन सेक्टर में रिबोस्ट रिफॉर्म लाएं, और वो रिफॉर्म्स जो हैं वो आम आदमी तक उसकी समरात पहुँचें, उसका बेनिफिट जो है आम आदमी पहुँचे। वो किस तरह हो सकता है? वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हो सकता है। हमने अभी तक सारा जो स्पेस था वो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया। प्राइवेट सेक्टर ने उसको एक कमर्शियल वेंचर के तौर पे लिया। उन्होंने, कुछ लोगों ने कम फीस रखी, कुछ लोगों ने मीडियम फीस रखी, कुछ लोगों ने ज़्यादा फीस रखी, लेकिन जो भी थी वो इंटेंट ये था कि पैसा कमाना है। जबकि तालीम के साथ जब भी आप पैसा कमाने की शर्त रखेंगे तो तालीमी निज़ाम हमेशा जो है स्ट्रगल करेगा। हमारा सजेशन ये है कि जो हमने अपने 2 इम्पॉर्टेंट सेक्टर के हवाले से भी किया था, सफरी सहूलत और सेहत के हवाले से, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक पैकेज अनाउंस किया जाए जिसमें 70% जो है वो प्राइवेट सेक्टर को कहा जाए और 30% गवर्नमेंट के पास उसमें शेयर्स हों, और जो 70% है उसके बारे में, जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया जाए। उस पर एक सेक्शन 111 है जो कंसील इनकम का है, उसके बारे में पूछा ना जाए। जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ये एक पैकेज लेके आए हैं, तो उस सूरत में लोग अपना पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे, लोग अपना जो है वो जो एसेट है उनको भी आके लेके आएंगे,
और तालीमी निज़ाम जो है वो बेहतर हो सकता है। और इसके ज़रिए आप इन जो लोग इस पैकेज में आएंगे उनका विदहोल्डिंग टैक्स रेट भी कम होना चाहिए, उन पर टैक्स भी कम लागू होना चाहिए, उनके ऊपर जो उनकी अगर सेल कोई एसेट बिक रहा है और वो उस एसेट को भी जो है उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं होना चाहिए। और ये जो स्कूल्स हैं ये FBI के पोर्टल पर रजिस्टर होने चाहिए और वो रजिस्ट्रेशन के ज़रिए वो जो है आप उनको कंट्रोल करें। और उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग इस वक्त स्कूल्स हैं प्राइवेट, वो भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं और उस ऑप्ट करने का भी एक मैकेनिज़्म ड्रॉ करना चाहिए कि वो किस तरह इस पैकेज में आ सकते हैं। और उस पैकेज में आने के लिए जब वो अपने एसेट्स को वहाँ लेके आएँ तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगे। और इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो जो उनकी फ़ीस है उसको भी रेगुलेट करने की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की हो, फ़ीस का जो भी स्केड्यूल हो वो गवर्नमेंट की अप्रूवल से अनाउंस हो। इसी तरह जो है ये तालीम का जो शोबा है इस पे गवर्नमेंट जो है रिफ़ॉर्म ला सकती है, इसको आम लोगों के लिए तालीम का निज़ाम तालीम उन तक पहुँचा सकती है और ये बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे हो सकता है? ये अच्छा टैक्स निज़ाम, अच्छा रिफ़ॉर्म के ज़रिए हो सकता है। जब आपका टैक्स निज़ाम अच्छा होगा, वो सस्टेनेबल होगा तो प्रोडक्टिव भी होगा। और ये प्रोडक्टिविटी ये है कि आपकी तालीमी निज़ाम आम आदमी तक पहुँचे, तालीम आम आदमी तक पहुँचे और टैक्स का जो पैसा है वो आम आदमी पे खर्च हो। इस बात के साथ मुझे इजाज़त चाहिए।